प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि किसी भी बात होने का कितना चांस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है। कॉइन के ऊपर हमें पता है दो साइड्स होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल्स होता है। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि हेड आने का कितने परसेंट चांस है, तो कितने परसेंट कहते हैं हम लोग? 50। बिल्कुल ठीक है, 50% कहते हैं। और इसी तरह अगर मैं टेल का पूछूंगा तो वो भी आप लोग कहोगे 50%। ये जो चांस होता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी ऑब्वियसली ये तो कॉइन के एग्जांपल थे, ये सिंपल था। ऑब्वियसली इसी तरह हम डाइस पे जा सकते हैं और एंड सो ऑन, काफी सारी एग्जांपल्स होती हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका कोई फॉर्मूला होता है या कि नहीं, अच्छा, प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ में मैं लिख रहा हूँ इवेंट। इवेंट का मतलब है कि जैसे मैंने कॉइन को फ्लिप किया, ये एक इवेंट हो रहा है, ठीक है। उस इवेंट में हेड की प्रोबेबिलिटी या टेल की प्रोबेबिलिटी जो भी हमने निकालनी है वो हम यहाँ बीच में लिख लेते हैं। तो किसी भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमने निकाल ली हो तो होता ये है, न्यूमरेटर में आता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अच्छा, अब जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं इसी कॉइन के एग्जांपल के ऊपर। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो तो चलो आपने मुझे परसेंटेज के अंदर बताया 50%, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। अब वैसे अगर इस फॉर्मूला के थ्रू निकालना तो कैसे निकलता है? अब टोटल आउटकम्स ऑन अ कॉइन आर हाउ मेनी? Two. टू आर द टोटल आउटकम्स, एंड आउट ऑफ दोस टू उनमें से कितनों के ऊपर हेड होगा? One. वन, बिल्कुल ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स इस चीज को बोलते हैं कि आउट ऑफ टोटल आउटकम्स उस इवेंट की मतलब उस वो इवेंट कितनी कितनी दफा आ सकता है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स में से एक साइड के ऊपर वो इवेंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए 1/2 लिखा है। अच्छा, ये ठीक है बिल्कुल आंसर। लेकिन अगर हम इसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 इज 0.5। और अगर इसी 0.5 को अगर आप परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हो, जो कि बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 100% होता है, तो वो आएगा 50%। तो इनडायरेक्टली ये 50%, ये 0.5, ये 1/2, ये तीनों सेम चीज हेड की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस में तीनों फॉर्मेट्स में वो क्वेश्चन आ सकता है। वो आपसे परसेंटेज में भी दे सकता है क्वेश्चन, वो आपको, सॉरी परसेंटेज लिख रहा था, वो आपको फ्रैक्शंस में भी दे सकता है, और वो आपको डेसिमल्स में भी दे सकता है। अब एग्जाम में जो सबसे कॉमन जो अभी तक देखा गया है जो वो यूज करता है मोस्टली, ये नहीं मैं कह रहा कि वो बाकी नहीं पूछेगा, लेकिन फ्रैक्शंस आर द मोस्ट कॉमन वन जो वो यूज करता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आंसर्स को फ्रैक्शन के अंदर ही रखें रेदर देन कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल। लेकिन अगर कोई डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा तो मार्क्स वोंट बी डिडक्टेड, ठीक है, एज लॉन्ग एज उसकी सारी वर्किंग ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो हम लेकिन कोशिश करेंगे हम फ्रैक्शंस के अंदर ही रखें। फ्रैक्शन सबसे प्रायोरिटी में बात की जाए तो फ्रैक्शन सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद डेसिमल्स के वो क्वेश्चन देता है, और लास्ट पे जो परसेंटेजेस के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी जो वो देता है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो कभी भी वो मतलब परेशान नहीं होना, इफ दे गिव प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज वी कैन सिंपली कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। किस तरह? अब जैसे ये 50% है, तो अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, when we remove the percentage sign it would be divided by 100। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे it would be 1/2, जो कि यही वाली थी प्रोबेबिलिटी। तो वो परसेंटेज में दे दे, डेसिमल्स में दे दे या फ्रैक्शंस में दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी वर्किंग के ऊपर। यहां तक बात समझ आएगी? जी सर। जी सर। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये तो था कॉइन। अब लेट्स सपोज मैं आप एक और एग्जांपल लेता हूँ डाइस की। ओके, अब डाइस, ये फेयर डाइस है। फेयर डाइस का मतलब होता है जो हमारा नॉर्मल वो डाइस होता है जो लूडो वाला होता है, ठीक है। ओके, अगर मैं उसमें कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आसान तरीका ये होता है, आप डिनोमिनेटर से स्टार्ट कर लो। डिनोमिनेटर में आता है टोटल आउटकम्स। तो डाइस के आउटकम्स कितने होते हैं टोटल? 6. बिल्कुल ठीक है। एंड आउट ऑफ दो 6 हाउ मेनी आउटकम्स डज 3 एग्जिस्ट ऑन? 1. One. 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वुड बी 1/3।
6। इसी तरह अगर मैं बात करूं डाइस के ऊपर की बात ही करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो मैं उसको यूं लिख लेता हूं, इवन नंबर। तो टोटल आउटकम्स ऑन अ डाइस आर 6, और 6 में से कितने आउटकम्स के ऊपर इवन नंबर्स हैं? 3, बिल्कुल, इवन नंबर्स होते हैं द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। तो 2, 4 एंड 6, दीज आर द थ्री नंबर्स दैट आर इवन नंबर्स ऑन अ डाइस। तो 3 ऐसे आउटकम्स हैं विच आर इवन, तो हम इसे लिखेंगे 3/6। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट वो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर कर लेता है, बट एक्चुअल थिंग इज दिस वन। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूं डाइस के ऊपर प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओके, प्राइम नंबर किसको नहीं पता क्या होता है? ओके, चलो सबको अगर पता है तो बताओ कितने प्राइम नंबर्स हैं ऑन अ डाइस? 3, कौन कौन से? 2, 3 and 5. बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे सब बता ही देता हूँ। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं, एक्सेप्ट वन। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। उसके अलावा प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो 2 इज द नंबर, 3 इज द नंबर। अगर आप 4 को देखो तो वो 4 में भी आता है, 2 में भी आता है, सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। और इसी तरह 5 इज अ प्राइम नंबर। तो 3 ऐसे नंबर्स हैं विच आर प्राइम, तो इसको हम लिखेंगे 3/6। इसी तरह मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? अगर ये चीजें नहीं पता तो पूछ लेना, ताकि मैं एक दफा बता दूं। नहीं पता? हाँ, हम ना, मायरा, बशर। Sir, मैं आपको पता है? हाँ। देखो, परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो बेसिकली किसी नंबर का स्क्वायर हो। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 9। 9 किसका स्क्वायर होता है? व्हेन आई टेक द स्क्वायर ऑफ 3, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये किसी नंबर का स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं कहूँ 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी किसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, वी डोंट नो, हमें नहीं पता, तो 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आपने फाइंड आउट करना है 1 2 3 4 5 6 में से कितने ऐसे नंबर्स हैं विच आर द परफेक्ट स्क्वायर। none. है क्यों नहीं है? एक तो 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2, 2. ओके, एक तो ये है, एक और है, कौन सा है? 1, हाँ बिल्कुल, गुड। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1. 1, एग्जैक्टली। सो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। तो दीज टू आर द परफेक्ट स्क्वायर इन ऑन अ डाइस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। ये समझ आया परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं? G. ठीक हो गया। अच्छा। हाँ, अच्छा, प्रोबेबिलिटीज को सॉल्व करने के लिए हम एक डायग्राम होती है, ट्री डायग्राम, उसकी हम हेल्प लेते हैं। लेकिन वो किन सिचुएशंस में हमें उसकी हेल्प लेनी पड़ती है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एक कॉइन है, तो उसको आपने टॉस करना है ट्वाइस। 2 दफा आप उसे ट्वाइस करो, टॉस करोगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली पहली दफा आप फ्लिप करोगे तो लेट्स सपोज हेड आ गया, दूसरी दफा फ्लिप करते हो फिर से हेड आ गया। अब मैं पूछता हूँ दोनों दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स, 2 दफा हेड आने की कितने परसेंट चांस है कि दोनों दफा हेड आ जाए, उस बात का कितने परसेंट चांस है, उस बात की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब ऑब्वियसली जब एक इवेंट एक से ज्यादा दफा हो रहा होता है तो हम ट्री डायग्राम एक होती है जिसकी हम बेसिकली हेल्प लेते हैं। ट्री डायग्राम अब वो मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर बना देता है, उसमें वैल्यूज वो छोड़ देता है, वो आपकी वैल्यूज आपसे फिल करवाता है, ठीक है, लेकिन वो ट्री डायग्राम जो है वो बना जरूर देता है आपके लिए। अगर वो ना भी बनाए तो पता होना चाहिए कैसे बनती है। यहाँ पे मैं आपको ट्री डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपने बस देख लेना कि आप कितनी दफा उसको रिपीट कर रहे हो। तो यहाँ पे उसने कहा था 2 दफा। अब लेट्स सपोज आपने पहली दफा फ्लिप किया तो कितने आउटकम्स हैं, मतलब क्या क्या आ सकता है एक दफा फ्लिप करोगे तो?
head and tails. बिल्कुल, आप एक दफा फ्लिप करोगे तो हो सकता है हेड आ जाए, और या फिर ये भी हो सकता है कि टेल आ जाए। तो बेसिकली टू आउटकम्स है, तो इसलिए हमने बेसिकली टू ब्रांचेस बनाई है। अगर जैसे डाइस की अगर एग्जांपल लें तो डाइस पे 6 आउटकम्स होते हैं, तो हम 6 ब्रांचेस बनाते हैं। बात समझ आ रही कि ब्रांचेस किस तरह से डिसाइड होती हैं कि कितनी बनेगी? जी सर। ओके, तो ये मेरी थी फर्स्ट टर्न। मैं यहाँ ऊपर अपने लिए लिख लेते हैं हम, ये हमारी है फर्स्ट टर्न। अब जब आप दूसरी दफा फ्लिप करोगे तो क्या क्या आ सकता है हेड टेल में से? दो ही आउटकम्स हैं स्टिल, कि या तो आपके पास हेड आ जाए जब दूसरी दफा फ्लिप करोगे, या फिर टेल आ जाए। तो यहां मैं लिख देता हूं सेकंड टर्न। अच्छा, सेम ब्रांचेस आपने यहाँ नीचे भी बना लेनी है कि या तो आपके पास हेड आएगा या फिर आपके पास टेल आएगा। होता यह है, ये ब्रांचेस इंडिकेट क्या कर रही हैं कि एक सिचुएशन है या एक सिनेरियो है या एक रियलिटी है जिसके अंदर आपके पास पहले हेड आ गया, और हेड आने के बाद दोबारा से हेड या टेल में से कोई एक वैल्यू आ जाएगी, एक आउटकम आ जाएगा। ये एक सिनेरियो है, ये वो सिनेरियो है जिसमें हेड पहले आया। एक और सिनेरियो है जिसमें हेड नहीं आया पहले, उस सिनेरियो में पहले टेल आ गया। ये दोनों सिनेरियोज एक दूसरे से डिफरेंट है, हालांकि देखने में वो सेम लगते हैं कि हेड आया टेल आया, लेकिन आप लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर हम इसे डिफरेंट कंसिडर करते हैं। ये मैं बीच में डॉटेड लाइन इसलिए बना रहा हूं कि ऊपर वाली ब्रांच एक सेपरेट है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज हम चेंज करेंगे ऊपर वाले पोर्शन में, उसका इम्पैक्ट नीचे की वैल्यूज के ऊपर नहीं आएगा। ऊपर एक डिफरेंट वैल्यूज चलती रहेंगी, नीचे अपनी एक डिफरेंट वैल्यूज चलती रहेंगी। तो अगर आप ऊपर कोई वैल्यू चेंज करते हो तो उसका इम्पैक्ट नीचे की वैल्यूज के ऊपर नहीं आएगा। ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? जी सर। किसी को ना आए तो मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। है ये आसान, लेकिन एक दो एग्जांपल्स करेंगे ना, ये समझ आ जाएगा। मैं चलो एक करके देखते हैं। ओके, मैं कहता हूं कि आपने, अच्छा अब हमने सबसे पहले करना होता है इनके ऊपर प्रोबेबिलिटीज लिखनी होती हैं। ओके, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/2. 1/2, बिल्कुल ठीक है। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी वाज आल्सो 1/2। ऑब्वियसली जब सेकंड टाइम आप फ्लिप करोगे तो ऑब्वियसली स्टिल वही चांस है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इज आल्सो 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटीज मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। यहां तक मुझे बात बताओ, किसी को ना समझ आई हो? ओके, प्रोबेबिलिटी के अंदर दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वर्ड होता है एंड, और एक वर्ड होता है और। एंड का मतलब जहां पे भी आपको एंड नजर आ रहा हो या सेंटेंस बोलते हुए एंड आ रहा हो बीच में, वहां पे हम अप्लाई करते हैं मल्टीप्लीकेशन। और जहां पे और का वर्ड आ रहा हो वहां पे हम परफॉर्म करते हैं एडिशन। तो इन सिंबल्स का हम खास ध्यान रखते हैं, और यही दो सिंबल्स हैं जो प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं, एक एंड और एक और। अच्छा, अब जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स की बात करता हूँ, ये जो मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअल क्वेश्चन मेरा ये था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। स्टार्टिंग पॉइंट हमारी ट्री का ये होता है, ये जो मैंने डॉट बनाया है, ये वाला ये डॉट होता है। यहां से आपने हमेशा स्टार्ट करना है। वो कौन सी ब्रांच है जिसके ऊपर बोथ हेड्स आ रहे हैं? मुझे बताओ, इस पॉइंट से मैं ऊपर जाऊंगा कि नीचे जाऊंगा टू गेट बोथ हेड्स? ऊपर। ऊपर। मैं यहाँ चलो हाईलाइट कर लेता हूँ कि अगर मुझे हेड चाहिए तो ऑब्वियसली पहला हेड ये आ रहा है मेरे पास। अगर अब मुझे सेकंड हेड भी चाहिए तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा कि नीचे जाऊंगा? ऊपर। नीचे। सॉरी, कहाँ जाऊंगा? नीचे? ऊपर। ऊपर जाऊंगा। राफे आपने बोला था कि उस्तान आपने बोला था? सर मैंने बोला तो मैं नीचे नीचे को हाँ। देख चुका हूँ। अब देखो, अगर आप नीचे जाओगे तो नीचे तो यहाँ टेल लिखा हुआ है, नजर आ रहा जी सर, वो मैंने नीचे दूसरा डायग्राम देख के बोला था। है? आपने ये वाला हेड बोला था या ये वाला टेल बोला था? हाँ जी, वो नीचे वाला हेड बोला था। नहीं नहीं, ये देखो, मैंने ये बीच में डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है कि ये नहीं हो सकता कि आप इस हेड के ऊपर हो और इस हेड से आप इधर चले जाओ। ये नहीं हो सकता। ये बीच में जो ग्रीन लाइन है ना, ये बाउंड्री है। अगर आप ऊपर ब्रांच पे जा रहे हो, आप ब्रांच के आगे कंटिन्यू करते हो, आप ब्रांच ब्रेक करके नीचे नहीं आ सकते। ये बात समझ आ रही? हाँ जी सर, समझा। यानी ये वाली जो ब्रांच सिलेक्ट मैंने की है यहाँ पे, इसके ऊपर आ रहे हैं बोथ हेड्स के। पहला भी हेड आया
और मेरा एंड सेकंड हेड भी आया। अगर आप इसको रीड करते हो तो किस तरह रीड करते हो, हेड एंड हेड के हेड और हेड, अगर मैंने बोथ हेड्स की बात करनी है इट वुड बी हेड एंड हेड और हेड। नहीं समझ आई बात? मैं कह रहा हूं कि जब आप इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ते हो, अगर मैं कह रहा हूं बोथ हेड्स चाहिए मुझे, तो इस बात का मीनिंग क्या होगा, इट शुड बी हेड एंड हेड और आना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। Head and Head and head. head. बिल्कुल ठीक है, जिसे हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं, इसी तरह इसको देखना है। और इसका एक और तरीका होता है, एक ही ब्रांच में एज लॉन्ग एज आप मूव कर रहे हो तो आप एंड यूज कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड हेड। तो मैं इन दोनों को यूं करके इकट्ठा लिख लेता हूं, क्योंकि एंड के अंदर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होती है। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे, गेटिंग हेड फॉर द फर्स्ट टाइम हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, तो मैं लिखूंगा 1/2, and getting the probability of second head is right here, एक ही ब्रांच के अंदर, which is also 1/2। तो हमारा आंसर आएगा 1/4। ये मुझे बताओ किसको नहीं समझ आया कैसे करना है? अच्छा चलो, एक और मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से अब ये, चलो एक था, सेकंड एक ट्राई करते हैं। प्रोबेबिलिटी वन हेड एंड वन टेल। ओके, सबसे पहले ब्रांचेस डिसाइड करनी है कि हम कौन कौन सी ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। तो जरा मुझे बताओ वो कौन सी ब्रांच है जिसके ऊपर हेड भी है और टेल भी है, एक हेड और एक टेल, आई मीन। स्टार्टिंग पॉइंट से कहां जाऊं मैं, ऊपर जाऊं क्या नीचे जाऊं? Upper. ओके, ये मैं आ गया यहाँ पे। अब इस पॉइंट से मैं आगे और ऊपर जाऊंगा कि नीचे जाऊंगा? इसी पॉइंट से नीचे. नीचे, ये हो गया। इस, अच्छा बस इसके अलावा कुछ है? Yes. कौन सा, बिल्कुल बताओ। नीचे tails और फिर ऊपर head. बिल्कुल ठीक है, बाकी लोग भी देख लो कि ये भी तो हो सकता था कि पहले टेल आ जाए और उसके बाद यहाँ पे हेड आ जाए। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ये होता है, या प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट होता है उसका ये मतलब नहीं होता कि हम एक सिनेरियो की बात करें। बाय एक सिनेरियो आई मीन कि जब हमने एक सिनेरियो बनाया था कि पहले हेड आ गया और फिर टेल आ गया, आप लोग बहुत सारे लोग यहीं पे रुक जाते हो। नो, आपने वो सारे सिनेरियोज बताने होते हैं जो इसको ट्रू सेट या इसको सेटिस्फाई करें। यानी पहले सिनेरियो में था पहले हेड और फिर टेल, और दूसरे सिनेरियो में क्या है कि पहले टेल हो और फिर हेड हो। तो अगर पहले टेल और फिर हेड है, क्या ये स्टेटमेंट स्टिल ट्रू नहीं है? उसने सिर्फ ये डिफाइन किया है कि एक टेल और एक हेड होना चाहिए, उसने ये डिफाइन नहीं किया कि पहले हेड होना चाहिए या पहले टेल होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा सा जी. ये है ट्रिकी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मायरा, आपको, बशर, अरसलान, महर, आप लोगों को समझ आई? Yes. यस सर। ओके, तो अब जब इसको लिखेंगे तो यूं लिखेंगे, ये तो चलो क्वेश्चन था ना, तो मैंने सिनेरियो जो हमने दो बनाए हैं वो मैं दोनों लिखता हूँ। मैं कहता हूँ पहला सिनेरियो ये है कि पहले हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए, और एक डिफरेंट सिनेरियो, वो कौन सा सिनेरियो है जिसमें पहले टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए। अब इनकी आपने प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। ओके, ब्रांचेस को पहले ग्रीन वाली ब्रांच को हम फॉलो कर रहे हैं, तो पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी लिखी हुई है, 1/2, ये वाली। और फिर उसके बाद टेल आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2। ठीक हो गया। अब ये जो बीच में और लगा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ प्लस साइन आएगा मिडल में। और सेम उसी तरह नीचे वाली, अब येलो वाली ब्रांच को फॉलो करेंगे तो इट वुड ऑल्सो बी 1/2 इंटू 1/2। जब आप इसे सॉल्व करोगे इट वुड बी 1/4 प्लस 1/4, विच वुड गिव यू एन आंसर ऑफ 2/4, and which would give you an answer of 1/2। अब ये मुझे बताओ किसको समझ नहीं आया कैसे करना? ओके, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं, अच्छा एक चीज,
एंड हो गया और हो गया। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है? अगर मैं कहूं कि आज मंडे है, इस बात का कितना चांस है? 100. 1/7. अच्छा, एक 100 किसने कहा था? मैंने, अगर मंडे हुआ उस दिन, इसलिए नहीं, मैंने कहा आज मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0. आप ठीक बताया। बाकी हमने और बशर आप लोगों ने क्या बताया? 1/7। आपने मंडे की प्रोबेबिलिटी बताई। अगर मैं कहूं एक वीक में मंडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 1/7। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि आज मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आज क्या मंडे पॉसिबल है कि आज मंडे हो सके? नहीं. एग्जैक्टली तो आज मंडे होने की प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली 0%। बात समझ आइए? जी. ओके, तो बेसिकली आपकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0, यानी 0 से कम, यानी कोई नेगेटिव आंसर नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि 0 से छोटा नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, अगर मैं कहूं कि आज वेनेसडे है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है आज वेनेसडे है? 100. हाँ, 100. आज डेफिनेटली वेनेसडे है। ठीक है, तो 100% प्रोबेबिलिटी है। अब 100% को लेकिन अगर हम डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो वो बेसिकली आता है 1। तो याद रखना है आपकी प्रोबेबिलिटीज वुड ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, यानी 1 से बड़ा आंसर कभी भी नहीं आएगा। आप जितने भी हमने क्वेश्चंस किए आप सब में देख लो, जितने भी फ्रैक्शंस बने थे सबका आंसर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 1 का मतलब है 100%। ठीक है ना? तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपने हमेशा याद रखना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी वेरीज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। ये बात समझ आइए? जी. अच्छा चलो, इसको अगर यूज किस तरह से कर सकते हैं मैं बता देता हूं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुडे, मैं कहता हूं आज रेन होने की प्रोबेबिलिटी इज 2/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग क्या होगी? 5/7. 5/7. बिल्कुल ठीक है। हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी वी नो इज 1। या तो रेन होगी या रेन नहीं होगी, दोनों में से एक सिनेरियो होगा। अगर रेन होगी दैट इज 2/7। नॉट रेन की क्या होगी कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से, जो कि 1 होती है ऑलवेज, उसमें से रेन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर लेंगे, तो विच वुड गिव यू अ 5/7। ये बात समझ आइए कि टोटल प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? जी सर. ओके अच्छा, अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल करके देखते हैं। इसको हम ट्री से भी कर सकते हैं, विदाउट ट्री भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ट्री की हेल्प से ही करेंगे। ओके, मैं कहता हूँ एक क्लास है, उसमें 5 बॉयज हैं और गर्ल्स जो है वो हमारे पास 10 है। 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड at random without replacement. Find probability of, okay, both girls, both B part is both boys, C part one boy and one girl, D part at least one girl, E part at most one girl. Oh, I think that should be enough. Okay. अच्छा, हमने यहाँ पे भी देखो 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, यानी पहले मैं एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगा, ठीक हो गया, और उसके बाद मैं सेकंड स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगा। तो यानी एक इवेंट के बाद अगला इवेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम ट्री की हेल्प ले सकते हैं।
ठीक है। अब इसमें विदाउट कुछ वर्ड्स हैं जो न्यू है, वो भी उनके भी मीनिंग्स में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होते हैं, लेकिन हम पहले ट्री से स्टार्ट कर लेते हैं कि लेट्स सपोज ओके, कितने आउटकम्स हैं, या तो मैं बॉय को सिलेक्ट कर सकता हूँ या मैं गर्ल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो बेसिकली दो ही ऑप्शंस है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं दो ब्रांचेस बना लूंगा, वन फॉर बॉय एंड वन फॉर गर्ल। ये मेरी है फर्स्ट पिक के लिए कि मैंने पहले स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। जब मैंने सेकंड स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, स्टिल मेरे पास दो चॉइसेस है, या मैं बॉय को पिक कर लूं या मैं गर्ल को पिक कर लूं। तो सेम दो ब्रांचेस आप यहाँ नीचे भी बना लेते हो इस तरह से। अच्छा, पहले तो मुझे फर्स्ट बॉय, ये मेरा सेकंड पिक है, मैं लिख लेता हूँ सेकंड पिक। ओके, बॉय को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले तो मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने क्लास में? 15. 15. 15। ये नजर आ रहा है, 5 बॉयज थे 10 गर्ल्स थी, तो टोटल स्टूडेंट्स 15 है। एंड आउट ऑफ दिस 15 हाउ मेनी आर बॉयज? 5. 5। तो मैं यहाँ पे 5/15 लिखूंगा। और इसी तरह गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10/15. 10/15। बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा, ये चलो अभी मैंने एक बना लिया। अच्छा, यहाँ पे वर्ड था 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एंड रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि लेट्स सपोज कि मैंने मैंने हमना को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमना को मैंने जब सिलेक्ट कर लिया तो मैं उसको क्लास के बाहर निकाल लेता हूं। अब जब मैंने नेक्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो क्या मेरी क्लास का टोटल कम हो गया? मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, एक दफा समझ के मुझे आप लोगों ने ही बताना है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है कि लेट्स सपोज मैंने हमना को सिलेक्ट किया और उसको मैंने क्लास से बाहर कर लिया। अब जब मैंने नेक्स्ट स्टूडेंट को जब सिलेक्ट करना है, सेकंड स्टूडेंट को, तो क्या मेरी क्लास का टोटल कम हुआ है कि नहीं हुआ अगली सिलेक्शन के लिए? जी. बिल्कुल हुआ है। क्या गर्ल्स का टोटल कम हुआ है कि नहीं हुआ? जी हुआ. क्या बॉयज का टोटल कम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? नहीं. नहीं। ये बात किस किस को नहीं समझ आई, मुझे ये बताओ पहले। हाँ, मेहर, अरसलान, बशर, मायरा। नहीं सर, Okay, समझा। sir. ओके, आगे। अच्छा, ठीक है। अब इस चीज का बेसिकली ध्यान रखना है कि जब हम सेकंड सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो हमारा एक टोटल कम हो गया होता है। यानी अगर 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे तो 2 दफा टोटल एक एक करके कम होता जाएगा। अच्छा, अब याद रखना है कि यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, वैसे बनाते नहीं है, कि ऊपर जो भी चेंजेस आएंगे उनका इम्पैक्ट नीचे नहीं आएगा। अब 2 सिनेरियोज हैं कि पहला सिनेरियो ये था कि मैंने पहले बॉय को सिलेक्ट किया है। अगर मैंने बॉय को सिलेक्ट किया है तो जब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या बॉयज कम हो गए? Yes. तो यस कितने सर। बॉयज रह गए होंगे पीछे? 4. 4. 4। एंड टोटल कितना होगा क्लास का? 14. 14। बिल्कुल ठीक है। ये बात समझ आई है सबको? जी. ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे बॉय को सिलेक्ट किया है तो क्या गर्ल्स कम हुई होंगी? नहीं. No. नो। ये इसी तरह ही है कि मैंने अरसलान को सिलेक्ट किया और बाहर कर लिया, ठीक हो गया। तो अरसलान के बाहर जाने से गर्ल्स कम नहीं हो रही, गर्ल्स उतनी ही रहेंगी। तो गर्ल्स वाज 10 आउट ऑफ 40। यहां तक मुझे बताओ किसी को ना समझ आया? ओके, गुड। नेक्स्ट, अब दूसरा सिनेरियो करने लगे। मैं दूसरे कलर में करता हूं ताकि पता हो ये डिफरेंट सिनेरियो। अब ये वो सिनेरियो है जिसमें मैंने पहले गर्ल को सिलेक्ट किया है। अगर मैंने गर्ल को सिलेक्ट किया है तो जब मैं नेक्स्ट वाली गर्ल की प्रोबेबिलिटी लिखूंगा तो नेक्स्ट गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9/15. 9/14. बिल्कुल ठीक है, 9/14। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 10 गर्ल्स हैं। तो जब मैंने यहाँ पे एक गर्ल को सिलेक्ट कर लिया तो 9 गर्ल्स वुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो अगर मैंने हमना को क्लास से बाहर कर लिया है तो बॉयज तो कम नहीं होंगे ना? बॉयज कितने रहेंगे? 5. 5/14। ये मुझे बताओ किसको नहीं समझ आया? या मुझे बहुत सारे लोगों को होता है कि हमने यहाँ ऊपर बॉयज की प्रोबेबिलिटी 4/14 लिखी हुई है, तो क्या यहाँ पे भी 4/14 होगा? नो।
अभी ये जो बीच में लाइन बनाई हुई है उसको बनाने का पर्पज ही यही है कि ऊपर वाली ब्रांच का कोई भी इम्पैक्ट नीचे ट्रांसफर नहीं होगा। ऊपर वाली ब्रांच इज अ सेपरेट ब्रांच, नीचे वाली ब्रांच इज अ सेपरेट ब्रांच। तो एनी चेंज इन द वैल्यूज इन द अपर और लोअर ब्रांच कैन नॉट इम्पैक्ट द अदर ब्रांच। ये बात समझ आई है सबको कि ट्री कैसे जी। फिल आउट किया हमने। अगर इसमें अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, जी जी पूछ लो, कुछ पूछना था। Sorry, sir, I didn't understand what without replacement is. विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग ये है कि इफ यू हैव सिलेक्टेड वन पर्सन, कि मैंने यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके मैं क्लास से बाहर कर लेता हूँ, क्या मैंने क्लास में आपकी कोई रिप्लेसमेंट दी थी कि नहीं दी थी? नहीं। दैट मीन्स विदाउट रिप्लेसमेंट, कि आपकी मैंने कोई रिप्लेसमेंट नहीं दी। सो यू नाउ द क्लास इज विदाउट रिप्लेसमेंट, योर Okay, thank रिप्लेसमेंट। you. तो अगर इसी तरह दो सिनेरियोज होते हैं एक्चुअली, एक विदाउट होता है और एक होता है विद रिप्लेसमेंट। तो इट विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग ये है कि मैं आपको सिलेक्ट किया लेकिन मैं आपको फिर वापस क्लास में बिठा देता हूं, तो उस केस के अंदर क्लास का टोटल कम नहीं होता। बात समझ आई? जी, thank you. ओके अब ये तो अभी हमने ट्री फिल आउट की है, इसकी बेस के ऊपर हम सारे पार्ट्स करेंगे, जिसमें ABC सारे पार्ट्स हैं, एक एक करके वो सारे पार्ट्स करेंगे। पहले पार्ट में था कि दैट देयर आर बोथ गर्ल्स। अच्छा चलो पहले मैं लाइंस रेज कर देता हूं ताकि ओके वो कौन सी ब्रांच है जिसमें बोथ गर्ल्स हैं, आपने वो ब्रांच फाइंड आउट करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट वुड ऑलवेज बी दिस वन, यहां से स्टार्ट करना। तो यहां से ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे टू गेट बोथ गर्ल्स? नीचे। बिल्कुल ठीक बताया, नीचे जाएंगे। हमारी यूं करके इस पॉइंट से दिस इज द फर्स्ट गर्ल, और अगर मैंने फिर गर्ल को सिलेक्ट करना है तो यहां से मुझे फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो उसको मैं कुछ यूं लिख लेता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल एंड गर्ल। तो पहले गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या है जो 10 लिखी over हुई है यहाँ, ट्री 15. से देखना हमने। बिल्कुल ठीक है, 10/15। और सेकंड गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9/14. 9/14। हाँ ये समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ओके अच्छा, इसको सॉल्व करना ऑब्वियसली ये आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हो, दैट्स नॉट द हार्ड पार्ट। हार्ड पार्ट इज के सही ब्रांचेस सेलेक्ट करना एंड टू सिलेक्ट एवरी ब्रांच पॉसिबल फॉर दैट सिनेरियो। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग ऑफ फॉर द प्रोबेबिलिटी। ओके अगर मैं कहता हूँ बोथ बॉयज, तो कौन सी ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे? सर ऊपर वाली। बिल्कुल ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज बताओ क्या होंगी उसकी? 5/15 and 4/14. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया हमने। द फर्स्ट वन इज 5/15 एंड द नेक्स्ट वन इज 4/14। इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करके आंसर बता देंगे। ओके सी पार्ट, सी पार्ट में इट सेज टू हैव वन गर्ल एंड वन बॉय। कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे? This has two possibilities. बिल्कुल टू पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? 5/15 and 10/14, and then बिल्कुल ठीक है, वो हम रेदर देन राइटिंग प्रोबेबिलिटीज पहले आप ब्रांच हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट बॉय एंड देन टू सिलेक्ट अ गर्ल। और दूसरी कौन सी है? the नीचे जाके girl and then boy. बिल्कुल ठीक हो गया, इनकी अब आप प्रोबेबिलिटीज लिख लेंगे। तो जब यहाँ पे मैं लिखूंगा तो मैं इंडिकेट करूंगा कि मैंने कौन कौन सी ब्रांच सेलेक्ट किया, क्योंकि अगर ये ना लिखो ना, वैसे कर लेते हैं लोग, आई एम नॉट सेइंग कि आप कर नहीं सकते, डायरेक्ट आप वैल्यूज लिख सकते हो, लेकिन अक्सर होता है जब मार्क्स ज्यादा होते हैं ना तो दो सिनेरियो से ज्यादा भी होना शुरू हो जाते हैं, लाइक इट कैन गो अप टू 4 and 5 सिनेरियोस। तो फिर आप भूलना शुरू हो जाता है कि कौन कौन सी वैल्यू हमने लिख ली थी, कौन सी नहीं लिखी थी। तो इट्स बेटर टू राइट डाउन सिनेरियोस ताकि पता हो कि हम कौन सी ब्रांच लिख रहे हैं। ठीक है ना? ओके ठीक है। ओके फर्स्ट बॉय, पहले बॉय की और फिर गर्ल की क्या प्रोबेबिलिटीज थी? 5/15 एंड 10/14। तो 5/15 इंटू 10/14। अब और लगा हुआ है तो प्लस द नेक्स्ट ब्रांच, पहले गर्ल और फिर बॉय यानी नीचे वाली ब्रांच, तो क्या प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे? 10/15 and 5/14. 10/15 इंटू 5/14। हाँ इस्लाम समझ आया कि नहीं आया? जी सर समझा भी। मेहर आपको? मायरा आपको भी? Yes, sir. Yes, sir.
ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह इसको मैं रेज कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट ब्रांचेस को हम हाईलाइट कर सकें। ओके, द नेक्स्ट वन इज एटलीस्ट वन गर्ल। इसके लिए कौन सी ब्रांच सिलेक्ट होगी? कितनी ब्रांचेस होंगी पहले चलो मुझे देख के बताओ आप लोग, फिर करते हैं। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते It'll be the same as C. नहीं, अरसलान ये है क्वेश्चन, एटलीस्ट वन गर्ल, ये कुछ डी पार्ट कर रहे हैं। देखो, एटलीस्ट वन गर्ल का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज, अगर मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं ये वाली ब्रांच सेलेक्ट करता हूँ, इसमें क्या सिलेक्ट हो रहे हैं? बॉय एंड बॉय। क्या इसमें एटलीस्ट वन गर्ल है? नहीं. नहीं. नहीं, तो इसका मतलब है ये वाली ब्रांच हमने सिलेक्ट नहीं करनी। इसके बाद मैं नेक्स्ट ब्रांच को देख लेता हूँ, बॉय एंड गर्ल। क्या इसमें एटलीस्ट वन गर्ल है? Yes. ओके, ठीक हो गया, इसको मैं रेज नहीं कर रहा। नेक्स्ट ब्रांचेस आई टेक गर्ल एंड बॉय। क्या इसमें एटलीस्ट वन गर्ल है? G. Yes. हैं। और इसी तरह मैं अगर ये लास्ट वाली एक ब्रांच लेता हूँ, गर्ल एंड गर्ल की, क्या इसमें एटलीस्ट वन गर्ल है? Yes. जी सर। तो ये तीनों ब्रांचेस सिलेक्ट होंगी। बात समझ आ रही है? G. तो इसे मैं लिखूंगा बी जी और जी बी और जी एंड जी, मींस टू गर्ल्स। इनकी प्रोबेबिलिटीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा। चलो मुझे बताते जाओ, कोई भी प्रोबेबिलिटीज क्या लिखेंगे? 5/15 हाँ, times 10/14. 5/15 times 10/14, गुड। नेक्स्ट वन, प्लस 10/15 times 5/14. बिल्कुल ठीक है। द नेक्स्ट वन, 10/15 times 9/14. 9/14। द रेस्ट कैन बी डन ऑन द कैलकुलेटर। ठीक हो गया। अब लास्ट वाला सिर्फ मैं इतनी ब्रांचेस रेज करता हूँ, आप लोग बताओ कौन कौन सी ब्रांच होगी उसके लिए। ओके, द लास्ट पार्ट इज एट मोस्ट वन बॉय, oh सॉरी, एट मोस्ट वन गर्ल। कितनी ब्रांचेस होंगी? B, G, and GB. दैट्स इट। हाँ मायरा, अरसलान, आप लोग बताओ। महर, you have to select मुझे those समझ नहीं branches आई. in at most का At मतलब क्या most होता है का चलो, क्या ये बताओ। हाँ, ये तो इंग्लिश का मतलब होता है, ये तो मैथ्स में नहीं होता। एट मोस्ट का क्या होता है वैसे? क्या आपको क्या लगता है क्या मतलब होता है एट मोस्ट का? Like maximum one girl, but like अगर हम one boy लें, उसमें like girl नहीं है, तो ये भी like fall करता है इस category में. एग्जैक्टली उसने आपको सिर्फ अपर लिमिट डिफाइन किया दैट देयर कैन बी मैक्सिमम वन गर्ल, बट मिनिमम चाहे कोई भी गर्ल ना हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि उसने मिनिमम हमें डिफाइन ही नहीं किया। जैसे डी पार्ट में उसने कहा था एटलीस्ट वन गर्ल, मिनिमम देयर शुड बी वन गर्ल, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा था ना कि मैक्सिमम आप दोनों रख सकते हो। तो Yeah. बेसिकली वो आपको लोअर डिफाइन कर रहा है, अपर डिफाइन नहीं किया। डी के अंदर, ई के अंदर वो आपको मैक्सिमम डिफाइन कर रहा है कि मैक्सिमम यू कैन सिलेक्ट वन गर्ल। मेरी मर्जी है कि मैं अरसलान और राफे दोनों को बॉयज ही सिलेक्ट कर लूं, कोई भी गर्ल सिलेक्ट ना करूं। बात समझ आ रही? Okay. Yes sir. G. तो इसमें भी आपके तीन सिनेरियोज हैं कि फर्स्ट सिनेरियो इज बोथ बॉयज यानी बीबी, फिर एक सिनेरियो है बॉय एंड गर्ल, द नेक्स्ट वन इज गर्ल एंड बॉय। ओके, तो प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। 5/15 इंटू 4/14 प्लस 5/15 इंटू 10/14 प्लस 10/15 इंटू 5/14। हाँ, समझ आया? Yes sir. ओके, यहां तक अब मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन हो यहां तक? ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि फिर हम देखेंगे कि इसमें और किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? ठीक है. ओके, चलो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। Sir, will we have a class tomorrow?